दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है, आप में से एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की गई थी मेरे साथ में। इस वीडियो को देखकर आप लोगों के माइंड में थॉट क्या आता है, यानी कि जैसे वीडियो आप लोगों ने देखी तो क्या आप लोगों के मन में आता है, मतलब कि आखिर इस वीडियो से आप लोग क्या सीख सकते हैं। मैं इस पर आप लोगों के विचार जानना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग है, मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के मन में जो भी थॉट आता है आप लोग इसको लिखिएगा। ये आप लोगों का एक तरीके से जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है ना नॉर्मली, ये आप लोगों का वीडियो परसेप्शन टेस्ट है, यानी कि इस वीडियो को देख के आप लोगों का क्या परसेप्शन बना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या कुछ सीख सकते हैं आप लोग इससे। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है बहुत ही शानदार रहने वाला है और काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहेंगे कई सारे, जिसमें बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि आर्टिकल के एंड में। इससे क्या होगा, आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुना है ये पता चलेगा। और जब लोग क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आप लोग अंदर से कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ यार हम लोगों ने आर्टिकल जो है काफ़ी अच्छे से सुना है, ठीक है। तो इसलिए उसको आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी देता हुआ जाएगा। और आज का दिन कैसा आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग की आप लोगों ने ये फिर नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पॉइंट नंबर 2, कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया आप लोगों ने, उसको आप लोगों ने एनालाइज करना है कि हाँ कल के दिन में यार ये कमी रह गई थी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली आप लोगों को अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखता हूँ किस तरीके से आप लोग इसके बारे में बेसिकली लिखते हैं। और जब पब्लिक में एक बार लिख देते हो ना तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाते हैं। ये पर्सन इन न्यूज़ है, इनके बारे में आप लोग बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है अभी इंसान, आखिर क्यों न्यूज़ में है, नाम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं पर्सन इन न्यूज़, तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करेगी उसके बारे में देखा करेंगे और अगले दिन फिर डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। आज की शानदार मोटिवेशनल जो कोटेशन है वो आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों को हर एक को मतलब दिल को टच करेगी। बोला गया कि नौकरी जो है ना यार, वो नौजवानों के जीवन का एक वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार हो चाहे समाज हो उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। यानी कि अगर एक इंसान को नौकरी मिल जाए, ये मुझे एक स्टोरी याद आती है, एक इंटरव्यू में सुन रहा था एक आईएएस ऑफिसर साहब का, उनके द्वारा बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर की गई थी कि ऐसा था कि एक बार रिजल्ट देखने गए हुए थे, ठीक है, पुराने टाइम की बात है अभी की नहीं, अब तो आप लोग इंटरनेट पे रिजल्ट देख लेते हो जरा सी देर में। तो उनके द्वारा अपनी जो शेयर की गई इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी पुराने टाइम के आईएएस ऑफिसर थे। उनके द्वारा बोला गया कि मैं भीड़ भड़ाके में खड़ा हुआ था, अपना रिजल्ट देख रहा था, धक्का मुक्की हो रही थी, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था। कह रहा कि मैं ही था वो भी। और जैसे ही रिजल्ट आया तो उनकी रैंक जो थी अंडर 10 थी, और दूसरे टाइम में भी मैं ही था कि तुरंत वहाँ पर लोगों का परसेप्शन जो है वो मेरे लिए चेंज हो गया। यानी कि मेरे में कुछ चेंज नहीं हुआ, मैं वही हूँ, मतलब रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी, पर लेकिन लोगों को मुझे देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में, अगर कहीं आप लोग जाते हैं शादी विवाह, यार दोस्तों की, रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी पर, तो वो अक्सर आप लोगों से क्या पूछते हैं और क्या कर रहे हो आजकल। वो ये पूछना की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी इज्जत देनी चाहिए मुझे तुमको तुम्हारे काम के हिसाब से। तो इसीलिए यार जिंदगी में ना पैदा सब एक तरीके से होते हैं, मरते एक तरीके से हैं, पर लेकिन इस दुनिया में आकर आप लोग क्या करके जा रहे हो उससे डिफाइन होता है आप लोगों का कैरेक्टर, और उसी से लोग जो है वो आप लोगों को डिसाइड करते हैं कि आप लोग क्या हो। तो हमेशा जो भी काम करते हो उसको, जो भी आप लोग पढ़ाई करते हो या फिर कोई काम कर रहे हो, उसको दिल लगा कर करो जिंदगी में, इस तरीके से करो कि हाँ लोग जो है उसको याद रखें कि हाँ यार ये इंसान क्या काम करके गया है। और इसी के साथ में कभी भी जिंदगी में थोड़ा सा कभी ना कई बार आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, ठीक है, तो यार वो सबके साथ में होता है, ये नेचुरल है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप लोग ह्यूमन नहीं हो, आप लोग मशीन बन चुके हो। तो अगर जिंदगी में अप डाउन आ रहे हैं, 365 के 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लेना उठाकर, अगर वो कह रहा है कि 365 के 365 दिन भाई साहब दब के सारे काम किए, कोई भी नहीं छोड़ा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उससे बड़ा झूठा इस धरती पर कोई इंसान नहीं होगा, ठीक है। डेली आप लोग क्या करो, मान लो आप लोगों को बोला मैंने कि डेली 25 से 30 एमसीक्यू आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि 15 होंगे, बाई दिन ऐसा भी होगा गायब भी हो सकता है, ऐसे भी सिचुएशन बनती है। आंसर राइटिंग में भी ऐसा होगा, पर आप लोगों को मोर एंड लेस जो है अपनी जो इफिशिएंसी है ना उसको कोशिश करना कि 70 से 80 आप लोग 70 से 80% उसको जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आज क्या डिसाइड किया है, तो 100% अचीव करना देखिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप लोग जो है 80 से 90% या फिर आप लोग बात करें यहाँ पर मतलब 70 से एयर फेयर में भी अगर आप लोग अचीव कर रहे हैं ना जो भी आप लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग खुद देखिए यूपीएससी का खुद का जो रिजल्ट है ना वो कभी भी आप लोगों को 60 से ऊपर नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, 50 के एयर फेयर में आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर 70 के एयर फेयर में आप लोग अपना डेली का टारगेट अचीव कर रहे हैं ना तो आप लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। तो अपने आप को ये मेंटेन रखना सीखो कि हाँ जिंदगी में यार किस तरीके की चीजें लगनी, क्योंकि अप्स एंड डाउन इतने आएंगे जिंदगी में आप लोगों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको टैकल कैसे करना है, ओके।
ये कोटेशन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर कोई आप लोगों का दुश्मन है और आप लोग भी उससे दुश्मनी बनाए बैठोगे तो पूरी दुनिया जो है एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगी। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी। तो एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि एक तरीके से सामने वाले का नेचर कैसा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चल रहा है जिंदगी में, आप लोगों को अपने हिसाब से चलना है। तो अपनी एनर्जी पर फोकस करो। कभी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर लेकर, जैसे कि मुझे यहाँ से सीखने को मिली थी, मैं दिल्ली में रह रहा था, तो अंकल जी थे वहाँ पर, तो उसमें घर में ना आग लग गई थी, तो सब हड़बड़ा गए एकदम। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा था उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो वो जो है बिल्कुल शांति में बैठे हुए एक तरीके से नॉर्मल बातें कर रहे हैं, मतलब वो एक सही बातें कर रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं, बाकी सब हड़बड़ाए कि पता नहीं क्या हो गया। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं जरा सिचुएशन को लेकर। और एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, दूसरी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो हो सकता है कि सामने वाले ने किसी ने आकर आग लगा दी हो, पर उसके उनके माइंड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था, नहीं बदला लेने वाली जो फीलिंग रहती है। मतलब कुछ दिनों पहले दूसरी गली में दूसरी बिल्डिंग में आग लगी थी। तो इंसान का आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे लोग आप लोगों को जिंदगी में मिलते हैं जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, पर लेकिन आप लोगों को जो है जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, ठीक है। तो वो नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी के सामने वाले ने मेरे सर में पत्थर मारा, मैं भी उसके सर पे पत्थर मारूं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो वही पैटर्न फॉलो करना है। एक तरीके सामने वाला अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने काम पर फोकस करो, ना कि उस इंसान के बारे में सोचकर अपने टाइम को जो है वेस्ट करो। क्योंकि आप लोगों की टाइम है, आप लोगों की एनर्जी है, तो अपने ऊपर जितना अच्छे से फोकस करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की एफिशिएंसी निकल कर आएगी और आप लोग प्रोडक्टिविटी भी लाइफ में बना पाओगे। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। अंग्रेजों के लिए बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, गांधी जी के द्वारा बोला गया कि अंग्रेज हमारे साथ में गलत करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ में गलत करें, ठीक है। तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो ये एक अच्छा एक एथिक्स की कोटेशन आप लोग यूज कर सकते हो, एक अच्छी कोटेशन है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूं। यहाँ पर आज ही के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा और आप लोग इससे कितने सहमत हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है। ये रिसेंटली हर एक न्यूज़पेपर में छप रहे हैं ये इस तरीके के आर्टिकल, जो पतंग उड़ाई जाती है और उसमें मांझा जो यूज़ किया है वो चाइनीज़ मांझा है। अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, तो वो पोस्टेड है अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके द्वारा बोला गया यार एक लड़के की डेथ हो गई मांझे से। मैंने कहा ये कैसे हुआ। तो ये क्या रहता है, नॉर्मली ये कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे था कि मतलब जैसे नहीं पतंग कट गई तो वो मांझा लटका रहता है, तो जैसे ही बाइक पे गए तो गला रित जाता है, गला कट जाता है उस मांझे की वजह से, और जैसे ही गला कटता है थोड़ा सा ज़्यादा कटा तो इंसान की डेथ हो जाती है, और इसकी वजह से दुनिया भर के पक्षी की भी जान जाती है। अभी इंसानों पर बात आ गई है तो हम लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि यार इस मांझे को हम लोग को बंद करना चाहिए। तो इसी के चलते इसके ऊपर काम किया जा रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर चीज़ें पहुँच रही हैं। तो हाई कोर्ट ने पूछा है यहाँ पर दिल्ली पुलिस से कि जो भी स्टेप लिए गए यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए, तो बेसिकली एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से 2 दिन तक अभी लगातार डिस्कस किया है, तो एनजीटी के द्वारा भी यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि ये जो मांझा है इसको बैन करो, क्योंकि इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में बोले तो यहाँ पर जो हमारे जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है, और अभी इंसानों की भी यहाँ पर ये जान ले रहा है। तो यहाँ पर ऐसे मांझे का करना ही क्या है। तो इसको लेकर कई बार बातें हो चुकी है कि इस तरीके के मांझे को रोकना चाहिए। क्या आप लोगों ने अपने आसपास ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है कि यहाँ पर मांझे की वजह से किसी इंसान की डेथ गई है। रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, और इवन ये जो चाइनीज मांझा है ना, ये अक्सर लोग अभी यूज भी कर रहे हैं। देखो पता भी नहीं चलेगा कि मांझे से सामने वाला गला कट गया, किसी के नाम भी नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि कई सारे लोग इसको यूज भी करने लगे हो सामने वाले इंसान को मारने के लिए। तो ये भी यहाँ पर इंसिडेंट ऐसे निकल कर आ रहे हैं, यानी कि एक्सीडेंट ये पुराने समय से चल रहे हैं यहाँ पर, जिसके बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि देखिए सुनने में बड़ी माइन्यूट चल गया, पतंग उड़ाने वाला मांझा है, सामने वाली गर्दन कट गई, उसकी डेथ हो गई, किसी को पता भी नहीं है, क्या पता जानबूझकर किसी ने वहाँ पर वो मांझा लगाया। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है एक इंसान की जब जान ले रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, बंद होना चाहिए या फिर नहीं है। आप लोगों ने कोई इंसिडेंट देखा ऐसा तो बताइएगा। एक बहुत ही ज़्यादा जो न्यूज़ यहाँ पर रही वो है चाइना के द्वारा अभी एक मिलिट्री ड्रिल होल्ड की गई, कहाँ पर, ताइवान को टैकल करने के लिए। और ताइवान आज की डेट में इतना न्यूज़ में शायद ही कोई कंट्री आप लोगों को इतना न्यूज़ में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर चाइना के पड़ोस में, और ये अपने आप को मेन चाइना बोलता है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे चाइना ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कई सारे आर्टिकल आ रखे हैं। जब से जो नैन्सी पेलोसी ये यहाँ पर ताइवान की विजिट पर गई, कौन है ये, स्पीकर है। जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा है ना, स्पीकर होता है, ऐसे वहाँ पर उनके जो हाउस के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा विजिट की गई। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट जो डिग्नेटरी है ताइवान के अंदर, काफ़ी लंबे समय बाद अगर कोई विजिट कर रहा है
तो चाइना ने बोला भी था कि आओगे तो उड़ा देंगे, तो यूएसए ने बोला ठीक है देखेंगे कितना उड़ाओगे। तो जब ये यहाँ पर आ गया तो सब चाइना को बोलने लगे कि बड़े बड़ी बातें बोला था, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसके चलते यहाँ पर मुद्दा जो है काफी गर्मा गया। तो चाइना को भी कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही था ना। तो चाइना जो है आसपास वाले रीजन में जो है रॉकेट दाग रहा है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ कर रहे हैं, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और अभी यहाँ पर ये जो पेलोसी है ये अभी ताइवान की जो विजिट की इनके द्वारा, अभी साउथ कोरिया की विजिट अपनी कंप्लीट कर रही है। तो यानी कि इनके द्वारा जो अपना शेड्यूल फॉलो करने की बात की गई थी, ये उसी शेड्यूल पर उसी पैटर्न पर आगे बढ़े, इन्होंने अपना वो पैटर्न चेंज नहीं किया। पर लेकिन इसके पैटर्न पर यहाँ पर काफी सारी चीजें आप लोगों को चेंज होती है यहाँ पर नजर आएंगी आने वाले टाइम पे। ताइवान के ऊपर अग्रेशन जो है वो चाइना का आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। ताइवान जो है अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन में बने जैसा कि यूक्रेन वाला इशू हो गया, क्योंकि चाइना हमेशा ताइवान को लेकर ये बोलता है यार मेरा ही तो पार्ट है, हमारे ही तो लोग वहां पर रहते हैं। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया बोलने लगे कल को पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमारी तो पार्ट है, हमारे तो लोग रहते हैं, बांग्लादेश में भी हमारे तो लोग रहते हैं, तो हम लोग क्या करें कल को उनको अपने अंडर में ले ले और पूरा अखंड भारत हम लोग बना ले। तो ये ऐसी फीलिंग यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन में भी यही काम किया गया। यूक्रेन भी कभी यूएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो यूक्रेन आगे बाहर निकल गया। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें ऐसे पाकिस्तान बाहर निकला है, ऐसे ही अगर बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश बेसिकली 1971 की टाइम पर बाहर निकला है। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। हालांकि अभी अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रखी है चारों तरफ से। अभी आने वाले टाइम में कुछ आप लोगों को बड़ा देखने को मिल सकता है। पीओके वाले रीजन में भी प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे कई सारे ऐसे रीजन है पाकिस्तान के जहां पर बहुत ही बुरी कंडीशन आज के डेट में बनी हुई है, ठीक है। जहां पर अभी आप लोगों को पता होगा एक जो कमांडर थे पाकिस्तान के, उनकी डेथ हो गई। किस पर्टिकुलर रीजन में हुई है पता आप लोग ये बताइए, चलिए देखता हूँ किस किस को पता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अब तक देखो इस मुद्दे पर इंडिया जो है वो कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने अभी साइलेंस बनाए रखा है यहाँ पर। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है, क्योंकि देखो हमारा पड़ोसी है, ठीक है। हालांकि वो बदतमीजी पूरी करता है, पर लेकिन हम भी जो है हम ऐसा नहीं कि उसकी तरह कहीं पर भी जाकर बदतमीजी कर देंगे। हम लोगों ने मान रखा है वन चाइना पॉलिसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये काफी सेंसिटिव और एक तरीके से हमारे लिए काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू भी हो सकता है। तो इसके चलते हम लोग इसको अलग पैटर्न में लेकर चल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग इसको जो है शांत रखने की कोशिश करते हैं। तो इस सारे के सारे आर्टिकल जो आज के न्यूज़पेपर में आ रखे हैं ये इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा, यानी कि जैसे तैसे आकर कुर्सी पर बैठे और ये वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात करें। क्यों? क्योंकि चाइना के कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं, तो सोच रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाए तो इनकी जिंदगी जो है थोड़ी सवर जाए, तो उसी को लेकर ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चीजें सुधरती हैं या फिर नहीं, ठीक है। एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये है बेसिकली किसके बारे में, ये है केरला के अंदर काफी ज्यादा फ्लड देखने को मिल रहा है अभी। तो इसकी वजह से काफी बुरी कंडीशन निकल कर आ रही है और कई सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो आज की डेट में देश में हर जगह आप लोगों को फ्लड देखने को मिल रहा है, और जहां जहां फ्लड होता है वहां पर आप लोगों को लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई सारी जो लोगों की जान चली जाती है, कई सारे रास्ते भी जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। तो हमारे देश में फ्लड जोन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो नॉर्मली ये फ्लड जोन है जहां पर काफी ज्यादा फ्लड देखने को मिलता है। गंगा वाला रीजन है यहाँ पर एक तो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वाला रीजन देखने को मिलेगा, इधर ये वाला रीजन आप लोग को हो गया। पर लेकिन केरला वाला रीजन जो है वो मेन फ्लड जोन में नहीं आता है, और वहां पर भी काफी ज्यादा फ्लड आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बातें की जा रही है कि कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिलती है। तो फ्लड और लैंडस्लाइड का एक कोरिलेशन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि खासकर कोशिश करो कि बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में आप लोग न जाइए। नहीं आप लोग घूमने जाते हैं, चलो घूम के आते हैं, तो बारिश के मौसम में वहां जाने से बचिए, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान हो जाती है और ये कंडीशन बार बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो हैवी रेन होती है उसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड हो गया, रॉक्स, ये डेब्री, ये सारी चीजें जो खिसकती हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को समझना पड़ेगा कौन कौन से रीजन है, और ये सिर्फ फायदा पढ़ाई का ये होता है जब आप लोगों को पता रहता है ये रीजन है, तो वहां पर विजिट करने से आप लोग बचिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कैसे रोका जाए, क्योंकि कई सारे रोड टूट जाती है, कई बार इसका डैम यानी कि बांध के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज देखने को यहाँ पर मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, ठीक है। सेटलमेंट ज्यादा होता है तो दिक्कत देखने को मिलती है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी केदारनाथ, वहां पर अलग अलग तरीके से होटल वगैरह इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये भूल जाते हैं कि वो एक तरीके से ऐसा एरिया है जहां पर जरा सी देर में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पर फिर भी इंसान है, लालच है, और लालच ऐसी हरकतें कराता है। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अभी फिलहाल जो है कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से अलग अलग एरिया में दिक्कतें देखने को मिल रही है। एफोरेस्टेशन जो है वो हम लोग काफी कम करते हैं, बल्कि पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन चल रहा है, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये दिक्कत निकल कर आती है।
फ्लड आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलती है, खासकर फ्लड्स एकदम सडन पानी का आ जाना, इंटेंस जो एक तरीके से पानी आना वहाँ पर, तो एक पूरे एरिया को बहा कर ले जाता है। ठीक है, तो मिटिगेशन क्या क्या होना चाहिए, लोगों को रोकना चाहिए जो भी वहाँ पर हरकतें चल रही हैं इन्वायरमेंट के जो खिलाफ हैं, खासकर हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनके द्वारा कई सारी रिपोर्ट वगैरह सबमिट की गई हैं, तो उनको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी ऐसा अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन आप लोग वहाँ पर रोक सकते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि अभी कई सारे लोगों की जान चली गई, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई। ठीक है, और ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। यहाँ पर दीपा शर्मा है ये, ठीक है, ये बेसिकली घूमने गई थी यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो ब्रिज है यहाँ पर, ये ब्रिज टूट गए, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और यहाँ पर इनकी भी डेथ हो गई थी। तो यानी कि जो घूमने जाते हैं तो उन पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को ध्यान रखना है, घूमने नहीं जाना है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसके बाद में फिर हम लोग अपने बड़े आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है फिलहाल के टाइम पर, उनका नाम क्या है? उनका नाम आप लोगों को पता ही है, डेली न्यूज़ में रहता है किसी न किसी की चीज़ की वजह से, वो है एन वी रमन साहब। तो एन वी रमन साहब का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 26 अगस्त तक है, यानी कि 26 अगस्त को जो है वो यहाँ से जो है इनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इनके सक्सेसर जो आएंगे वो हमारे देश के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और वो कौन से होंगे? वो होंगे यू ललित साहब। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं ना हमारे देश में, वो एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर होते हैं। सारे जो भी केसेस वहाँ पर चलते हैं कोर्ट के अंदर में, कौन सी बेंच को कौन सा केस देना है वो सारे यही डिसाइड करते हैं। और एक काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी आप लोग यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो कौन दिलाता है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को ये मिलेगा आज की डेट में हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो गए इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी आप लोगों को बताना है। कई सारे बच्चे जो है काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग आंसर देते हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लगता है कि हाँ आप लोग अच्छे से चीज़ों को सुन रहे हो। ठीक है, कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए, यहाँ पर हर्षिता के द्वारा डिटेल में आंसर दिए गए। आप लोग आंसर देखोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इतने शानदार तरीके से इनके द्वारा सारे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, सेम पैटर्न में आंसर यहाँ पर दिए गए नीतीश के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आप लोग देखिएगा तो इस तरीके से डिटेल में जब आंसर देते हो ना तो पता लगता है कि आप लोगों ने मेहनत की उसके पीछे। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट किया करो यार, तो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग भी जो है मेहनत कर रहे हो काफ़ी अच्छे से, तो अच्छा लगता है फिर और अच्छे से पढ़ाने का फिर मन करता है चीज़ों को। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप लोग अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। ओके, आर्टिकल समझने से पहले आप लोगों को मैं एक कंट्री दिखाता हूँ जिसका नाम है मालदीव। अगर आप लोग मालदीव के एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में, हमारे ही बिल्कुल जस्ट नीचे आप लोगों को नजर आएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पर थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में आया। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया था और हिंदू के द्वारा तो कई सारे आर्टिकल इसके ऊपर छापे गए थे। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, क्योंकि मालदीव जो है इंडियन ओशन में है और इंडियन ओशन में अगर कुछ भी होता है तो वो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बायलैटरल टॉक भी की गई, जैसे यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यहाँ पर विजिट की गई। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो बायलैटरल जो मीटिंग होती है उसका मतलब होता है बायलैटरल टॉक। मतलब क्या इसका? यानी कि 2 कंट्री आपस में मिलकर बातें कर रही हैं। ट्राइलेटरल का मतलब क्या होता है? 3 कंट्री आपस में मिलकर बात कर रही है। और मल्टीलेटरल का मतलब क्या हो गया? कई सारी कंट्री आपस में मिलकर बातें कर रही हैं। तो अभी यहाँ पर जो बात की गई तो कई सारे मुद्दों पर बात की गई, जैसे सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश पे कोई जाता है तो वहाँ पर कोई क्राइम होता है, टेररिज्म के बारे में बात की गई और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई। तो इंडिया ने लगभग 24 व्हीकल और 1 नेवल बोट जो है वो मालदीव की सिक्योरिटी फोर्स को दिए। ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में भी और कई सारे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और माले के साथ में जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ग्रेटर जो माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके लिए 50 मिलियन का जो फंड किया गया न्यू दिल्ली के द्वारा वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और बाकी और बहुत सारे मुद्दे ऐसे जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, हाउसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई सारे मुद्दों पर इंडिया जो है हमेशा मालदीव की जो है हेल्प करता है। तो आज की डेट में जो मालदीव के प्रेसिडेंट है ना वो तो इंडिया के, चलिए सही है, इंडिया के हिसाब से काम करते हैं, समझ में आता है, मतलब इंडिया के हिसाब से नहीं, वो इंडिया के फेवर के इंसान है। ठीक है, पर लेकिन कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पर मालदीव के अंदर में अभी इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, जो कि अपोजिशन के लीडर जो वहाँ पर चलाते हैं। अभी यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के पॉइंट ऑफ से देखें तो प्रेसिडेंट सोलित है इनका, मोहम्मद सोलित। तो ये अभी हमारी कंट्री के फेवर में काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारी कंट्री के साथ में मिलकर इनके अच्छे रिलेशन रहते हैं। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जियो पॉलिटिक्स है यानी कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। आज कैसे हैं कल को किसी और कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, तो ये चेंज होते रहते हैं।
तो कई सारे चैलेंज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो मोहम्मद जो नसीद हैं पहले वहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिल रहे थे, ठीक है, तो एक अलग पैटर्न में उनकी जिंदगी चल रही थी। तो अभी फिलहाल अपोजिशन में लीडर बने बैठे हैं, ठीक है। तो कई बार यहाँ पर कई सारे ये चार्जेस लगाते हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर दिक्कतें देखने को मिलती है। रेडिकलाइजेशन यानी कि इस्लामिस्ट जो स्टेट है और पाकिस्तान बेस्ड जो जिहादिस्ट है, मालदीव के अंदर भी कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन के नाम पर लोगों को कई बार बहकाया जाता है और इंडिया के खिलाफ भी यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है इसके साथ मिलकर काम करें, ठीक है। चाइना की जो एक एंगल है, चाइना है बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है। तो चाइना की पॉलिसी है कि एक तरीके चारों तरफ से इंडिया को घेरना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू। यहाँ पर यानी कि जहां जहां पर भी वो चाहता है कि अपना बेस बनाया जाए, चारों तरफ से इंडिया को घेरा जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तौर पर यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं कि इंडिया को चारों तरफ से घेर ले इंडियन ओशन के अंदर में। कल को कोई भी दिक्कत बने तो यहाँ पर इंडिया जो है उसको कंट्रोल न कर पाए, चाइना को टैकल ना कर पाए, तो जो भी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं तो चारों तरफ से यहाँ पर वो इसको घेरने की कोशिश करता है, जो कि चाइना है बेसिकली इंडिया को। अगर तुमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखी है तो हम लोग जो है, हम लोगों ने नेकलेस ऑफ डायमंड बना रखा है, यानी कि तुम्हारी मोतियों की माला है, हमारी जो है हीरो की माला हम लोगों ने बना रखी है। यानी कि हम लोग भी यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए आप लोग देखते हैं मंगोलिया में, जापान में, ठीक है, वियतनाम में, यहाँ पर सिंगापुर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर में एजिप्शन आइलैंड हो गया, चाबार पोर्ट हो गया, यहाँ पर ओमन के अंदर हो गया, यहाँ पर दुकम, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए हमारी पुलिस है। तो नेकलेस ऑफ डायमंड आप लोग याद रखिएगा, इंडिया का जो रेस्पॉन्स है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए। तो अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए तो ये ऐसी पॉलिसी है, ये आप लोगों से इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई और भी आए, जैसे कि अभी यहाँ पर मालदीव के बारे में, तो मालदीव को भी यहाँ पर चाइना जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। हम्बनटोटा पोर्ट पता ही है, उसको खरीद लिया उसने श्रीलंका से। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह जो भी चाइना के साथ में कनेक्शन में है, वो खासकर चाइना से जो उधारी ले रखे हैं, वो सारे जो कंट्री है वो सड़क पर आ गए हैं। पाकिस्तान को आप लोग देख लो, श्रीलंका को इधर देख लो, ठीक है। मतलब जहां जहां पर भी इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हद से ज्यादा है, वो सारे जो है फिलहाल के टाइम पर एक कटोरा लिए सड़कों पर घूम रहे हैं कि कोई हेल्प कर दे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अपोजिट में इंडिया की पॉलिसी आप लोग याद रखिएगा। चाइना जो है उसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है मालदीव के अंदर में, ये काफी कंसर्न का रीजन रहता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि चाइना को कैसे टैकल किया जाए। और मालदीव जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ चाइना कार्ड यूज करते हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, यहाँ पर जो भी छोटे छोटे देश है ना हमारे आसपास में, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, ये क्या करते हैं, जब इनको इंडिया से काम निकलवाना होता है तो ये चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। जब चाइना से काम निकलवाना होता है तो इंडिया की गोद में आके बैठ जाते हैं। यानी कि इंडिया चाइना कार्ड खेलते हैं और इनको समझ में भी आ रहा है कि ये कार्ड इनका चल भी रहा है, तो इसलिए इसको ये इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर इंडिया और मालदीव के बारे में हिस्टोरिक आप लोगों से कोई टाई के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी है एक तरीके से, लोगों के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, और कमर्शियल लिंक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जब यहाँ पर मालदीव आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट 1965 में आजाद हुआ, ठीक है, हम काफी पहले हो गए थे, तो तब से रिलेशन स्टेब्लिश करने स्टार्ट हो गए और सबसे शानदार कनेक्टिविटी बनी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका ढक्कन कब खोला गया था आप लोग बताएगा नहीं, कब इसको बनाया गया था। तब से लेकर यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में काफी अच्छे से रिलेशन देखने को मिलेंगे। यूएन में भी हमको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम, नेशन जो भी है नेम खासकर, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट और साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट हमेशा आप लोगों को देखने को मिलती है। मालदीव की काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है यहाँ पर ये माना जाता है कि टोल गेट है इंडियन ओशन के अंदर में, यानी कि एक तरीके से नहीं टोल टैक्स लगता है इसे एंट्री करने के लिए। तो उसी तरीके से मालदीव की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर अगर कल को चाइना आकर बैठ जाता है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमेशा ऐसे लोग रहें जो कि हमारे फेवर में काम करते हैं। इंडिया से मालदीव की जो आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलेगी वो ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया 1200 के करीब कोरल आइलैंड है यहाँ पर जो कि आसपास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और कई सारी चीजों को देखकर तो यहाँ पर शिपिंग भी रहती है, तो इंश्योर करते हैं अनइंटरप्ट एनर्जी सिक्योरिटी। और जो कंट्री है लाइक चाइना, जापान, इंडिया, ठीक है, तो इनके साथ में खासकर एक फेवर भी रहता है। देखिए इंडियन ओशन में हर एक इंसान चाहेगा उसका एक बेस बन जाए, तो कल को यहाँ पर अगर बेस बन जाता है आसानी से तो कोई भी आसानी से जो है इंडियन ओशन के अंदर अपने व्यापार कर सकता है। तो मालदीव की लोकेशन उसके लिए एक ऐसा रीजन है जो कि उसका हमेशा दूसरी कंट्री जो है कोशिश करती है हमारे फेवर में काम करे। ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंडिया और मालदीव का 1981 से लगभग स्टार्ट हो गया था। 800 मिलियन के करीब लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है हम लोगों ने इनको, ठीक है, मार्च 2019 में। लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसा होता है कि आप लोग एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करा देते हैं, उसके हिसाब से आप लोग उसमें से पैसा निकालते रहते हैं और यूज करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बारी जो दे दिया है बस उसका सारा इंटरेस्ट आप लोगों को पे करना है, तो आप लोग उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है मालदीव के साथ में। अभी 4th लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स है, ठीक है,
मालदीव आफ्टर यूएई, चाइना और सिंगापुर के साथ में कई सारे ऑपरेशन देखने को मिले। जैसे ऑपरेशन कैक्टस है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ठीक है, जो मालदीव के लिए चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर इनके जो लीडर थे अब्दुल्ला साहब, ठीक है, तो उनको यहाँ पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। तो पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। ऐसे ही आप लोगों को श्रीलंका में देखने को मिला था, ठीक है, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम। तो इंडिया जो है हमेशा इन देशों को सपोर्ट प्रोवाइड भी कराता है। यहाँ पर ऑपरेशन नीर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की गई थी, ठीक है। कई बार यहाँ पर जब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो इंडिया जो है वहाँ पर खड़ा मिलता है। तो मालदीव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिफेंस एक्सरसाइज भी यहाँ पर इक्वेरियन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इक्वेरियन का, आप लोगों को पता है यहाँ पर इक्वेरियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में। इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन मीनिंग बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मीनिंग बड़ा ही प्यारा सा है, तो आप लोगों को इसका मीनिंग बताना है, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये इंडिया और ईरान न्यूक्लियर डील के, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, ये ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते हैं पड़ी है, बार बार न्यूज़ में आती है। तो अभी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है उसमें मीडिएशन करने की बात कर रहा है, ताकि फिर से ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो स्टार्ट हो जाए वियना के अंदर में। यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो पूरा ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया था और यहाँ पर भी कवर किया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। अपनी पेटी बांध लीजिए बेल्ट, काफी कुछ मजा आप लोगों को आने वाला है। बात करेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बजट है ना, बजट बोल दे तो आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोल दिया, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में, संविधान के अंदर आप लोगों को बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील बोल दिया कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड डील साइन की गई। और उसका असली नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो यहाँ पर बुलाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा प्लान बनाना जो कि ज्वाइंट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि सब मिलकर काम करें और उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये, आप लोगों से पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं और इकोनॉमी का तो मिक्स क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। जब मैंने बोला यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको नॉर्मली बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान के, क्या किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अगर हाँ तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, अगर ना तो फिर कोई बात ही नहीं है ठीक है, तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ईरान, जिससे कि आप लोग आर्टिकल को भी अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ईरान की लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में। और जब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर मैप बेस्ड बन जाता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा आप लोग आएंगे ईरान के, तो आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो और भी कई सारे एरिया हैं, जैसे गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये जो टिप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर, इसको नाम क्या बोला जाता है इस एरिया को, इसको काफी फेमस एरिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो मिक्स करने वाला, मिलाने वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। बाकी मैं आप लोगों को आगे आर्टिकल में चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ईरान जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर, तो इधर पाकिस्तान टच करता है, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया। और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ईरानियन रियाल। और ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पर ये ईरान पड़ता है, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो कई बार आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो ये है मिडिल ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। और बाकी और आंसर राइटिंग में क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसी के साथ में जो भी आंसर देता है एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया करो, ठीक है। बात की जा रही है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड आल्सो डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू है तो हमेशा ये पूछेंगे कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाएगा, वरना दुनिया में क्या क्या चल रहा है सारी चीजों पे थोड़ी ना हम लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, हर एक डायमेंशन से अगर बात करें जो भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बातें करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पूरा मुद्दा है यहाँ पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा किसके ऊपर घूमता है, ईरान न्यूक्लियर डील। तो पहले ये न्यूक्लियर क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ईरान के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे मुद्दा है यहाँ पर उसके हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे, जैसे खेतों में से अगर बातें हम लोग करें, खेत में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग पीस कर उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग रस निकाल लेते हैं, और फिर उसको आगे निकल जाकर कोई चीनी बनाता है, उससे कोई गुड़ बनाता है, कोई शक्कर बनाता है, अलग अलग चीजें मटेरियल, और कोई रस निकाल कर पीता है, और कोई मेरे जैसा है तो क्या करता है, गन्ने का रस निकालकर उसकी मतलब एक तरीके से क्या खीर भी बना लेता है, ठीक है। किसने खाई है गन्ने के रस की खीर, बताइए चलिए। तो उसकी खीर भी काफी स्वादिष्ट लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी। खाई है आप लोगों ने? नहीं खाई है तो बताना, किस दिन मैं पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग की जाती है तो कुछ ऐसा मटेरियल लिखता है, और फिर इसकी मिलिंग यानी कि इसको पीसा जाता है, पीसने के बाद में ऐसा हो जाता है, और फिर इसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर यूरेनियम है, ये आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा नॉर्मली, जो येलोइश मटेरियल रहता है। ये जो येलोइश मटेरियल रहता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको देखो तो जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है घरों में जो दूध निकालने की जो रही होती है, जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो घी है वो बिल्कुल सेंटर में जम जाता है, और जो दूध है वो साइड में निकल जाता है। नहीं, एक तरीके से दूध और घी जो एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि छाछ और जो घी है वो अलग हो गया दूध में से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो ये दो यूरेनियम के आप लोग यहाँ पर बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पर यूरेनियम के देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर ये चलता कैसे है, देखिए बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसमें फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर, तो यहाँ से इसको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है, ये जो हैवियर U238 रहता है, ठीक है, तो सेपरेट कर दिया जाता है लाइटर एक तरीके से U235 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दोनों को अलग हो गया, तो एक तरीके से यहाँ पर जो बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर U238 हो गया, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये बेसिकली मक्खन हो गया, इनके जो घी नहीं होता है वो जो बीच में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे बैठ गया आकर, ठीक है। तो इसको अलग से रिमूव कर लिया, और बाकी का जो बचा हुआ U235 है, इसको अलग निकाल लिया यहाँ पर, और ये है बेसिकली टॉप जो कि यहाँ पर ये मटेरियल है, इसको कलेक्ट कर लिया अलग से। और नॉर्मली जब यहाँ पर कोई बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है तो यहाँ पर इसी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करें तो ये एक आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आइसोटोप और जो आइसोबार, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या नजर आएगा। आइसोटोप नॉर्मली वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार जिसमें वेट आप लोगों को सेम नजर आएगा, एटॉमिक वेट। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में। तो एनरिचमेंट देखो, ये तो हम लोगों ने अलग अलग निकाला, तो इसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो बड़े बड़े इस तरीके के बहुत सारे स्टील के ऐसे टेम्पर टाइप में लगाए जाते हैं, और इनमें इसको एनरिच किया जाता है, और पूरा एनरिच का जो प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी इसमें डाला गया, जिस तरीके से मैंने बताया ना अभी यहाँ पर, ये पूरा प्रोसीजर जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा एनरिचमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनरिच का क्या होता है मतलब, अगर बोला जाए आप लोगों से, एनरिच का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना और अच्छे लेवल पर उसको लेकर जाना, तो इसका एनरिचमेंट क्या होता है। तो जैसे जैसे ये एनरिचमेंट होता है, और यहां से आप लोगों को ये मिलता है यहाँ पर जो मटेरियल, जिसको U235 यूरेनियम आप लोग बोलते हैं, तो फिर इसको आप लोग एक तो सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े आप लोगों को देखा ना, बड़े बड़े बिजली बनाने के षड्यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं बिजली बनाने के। तो यहाँ पर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, जिसको घुमाया जाता है, प्योर यूरेनियम बनाया जाता है, वो 3 से लेकर 5% की जरूरत होती है ओनली। पर लेकिन अगर इससे ज्यादा एनरिच करेंगे तो फिर आप लोग बॉम्ब बना लोगे। तो ये जो बॉम्ब बन जाएगा इससे ज्यादा एनरिच करने के बाद में, और ये जो बॉम्ब बनेगा इसमें एनरिचमेंट आप लोगों को लगभग 90% देखने को मिलेगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए आप लोगों को ओनली 3 से 5 के बीच में आप लोगों को जरूरत है, और जो निकल कर आता है यहाँ पर जो रॉ मटेरियल रहता है, वो नहीं, मैंने बोला खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, तो जो खेतों से निकल कर आते हैं ये बहुत ही कम एनरिच रहता है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसको मतलब एक तरीके से नहीं हो, आप लोग रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं, उसमें से फिर माल निकालना है बाहर, वो वाला मुद्दा है। तो जब बम बना जाएगा तो ये 90% एनरिचमेंट देखने को मिलेगा, और ये बॉम्ब फिर ऐसा आप लोगों को नजर आएगा फटता हुआ। इसका बॉम्ब का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा किम जोंग उनका फेस है, ऐसी मुझे फीलिंग आई, क्योंकि जब भी बॉम्ब के बारे में बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसकी हरकतें कि मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे एकदम इसका चेहरा याद आ गया। अभी समझते हैं मुद्दा क्या है। ये तो एनरिचमेंट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने समझ लिया, कैसे कैसे पूरा एनरिच किया जाता है। अब ये पूरा डील क्या है, तो वो इसी एनरिचमेंट के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती हुई नजर आएगी कि एनरिचमेंट यूएसए कहता है कि ईरान को ये करना है, पर ईरान यहाँ पर इसको करने के लिए तैयार हो जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, और यूएसए चाहता नहीं है कि यहाँ पर बॉम्ब बनाया जाए इस तरीके से। तो इसके चलते ये एक ऐसी डील साइन की गई काफी सीक्रेट तरीके से। यहाँ पर जो बराक ओबामा थे और हसन रूहानी थे, ये दो यहाँ पर लीडर थे, तो दोनों के बीच में याराना हुआ। बराक ओबामा ने बोला यार नंबर तो लाओ, हसन रूहानी का बहुत दिन हो गए बात करनी है। तो हसन रूहानी का नंबर मिला, इसने बोला और भाई क्या हाल है,
इसने बोला यार हाल तो ठीक ठाक है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है। तो हसन रूहानी भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ सोल्यूशन किया जा सकता है क्या। बराक ओबामा बोलते हैं हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। तो दोनों ने मिलकर बात की, तो बात करने के बाद में पता चला कि दोनों का सेम ही टाइप की थिंकिंग प्रोसीजर है। तो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाए, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब, एक तरीके से जॉब मिले, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो जाए, ईरान भी चाहता है इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए वो कम हो जाए, और यूएसए चाहता है कि ये बम न बनाए। तो दोनों के बीच में डील साइन की गई, यहाँ पर काफी सीक्रेट तरीके से ये डील को आगे लेकर चले। तो दोनों मिले, फिर चलो यार पार्टी करते हैं, मिलते हैं। तो दोनों ने डील साइन कर ली। पर लेकिन जब यहाँ पर इनका डील का ये प्रोसीजर चल रहा था, उसी टाइम पर कहीं और आग लग रही थी, और वो आग लग रही थी बेसिकली कहां पर, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में आग लग रही थी, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसको पसंद न आने के बेसिकली कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इजराइल के साथ में जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए के, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेसमैन प्रवृत्ति के आदमी है, और इजराइल के काफी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ओबामा की पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। तो इनका भी एक अलग ही रवैया रहता है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा लिबरल रवैया रखती है ईरान की तरफ को, और जो ओबामा की पार्टी जो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिबरल पार्टी है यहाँ पर ये इसकी थोड़ा सा मतलब रिपब्लिकन पार्टी है वो थोड़ा सा अलग रवैया रखती है इनकी तरफ को। तो डील साइन की गई जैसे तैसे यहाँ पर लेकर, तो उसी के साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ, ओबामा साहब जो है यहाँ पर इनकी पार्टी हार गई। इनकी पार्टी हारी तो फिर पावर में आ गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। सबसे पहले आते इन्होंने बोला कि पहले इसको साइड में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए। तो ये काफी ज्यादा झटका लगा ईरान को, यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा झटका उनको लगा जो शादी में गए हुए थे, बेसिकली शादी में गए हुए थे, मतलब कि जब ये डील साइन हुई तो अकेला ईरान तो यहाँ पर था नहीं, और भी कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार थे। तो वो जो यार दोस्त रिश्तेदार थे उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब ये यार दोस्त रिश्तेदार कौन कौन थे, तो ये थे P5+1, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EU बोलते हैं। तो शादी में ये भी गए थे। 2013 से लेकर 2015 तक काफी लंबा एक प्रोसीजर चला। पहले देखने गए दुल्हन को, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और फिर शादी करा दी। पर शादी कराने के बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां से बाहर निकल गए। शादी कराने में बिचौलिया था कौन, वो था ओमन। ओमन ने इनकी शादी कराई, और यहां पर जब ओबामा और जो बेसिकली ईरान के जो यहां पर हसन रूहानी साहब थे मिले, तो इसके चलते क्या था, बहुत ही लंबे समय से एक मिसट्रस्ट चला हुआ रहा था। तो मिसट्रस्ट भी इनके द्वारा दूर किया गया। 1979 में याद रखिएगा, ईरान यहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाता है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, इसमें ये बोल जाएगा कि अब भाई साहब ईरान जो है वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यूज करेगा ओनली बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि बॉम्ब बनाने के लिए यूज नहीं करेगा, बस बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। ईरान ने बोला यार वैसे मुझे बॉम्ब बना के करना ही क्या है, तुम यार ये सैंक्शन वैंक्शन हटाओ मेरे ऊपर से, हम अपना बिजली बनाएंगे और अपनी जनता को फायदा पहुंचाएंगे और अपना देश के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर एनरिच का प्रोग्राम इन्होंने वो किया। तो फिर ये बोले कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठाएंगे। तो ये बातें चलती रही और आगे बढ़ती रही। तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ती रही काफी लार्ज स्केल पर लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी, ये डील यहाँ पर पहुंची तो पर लेकिन प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है इस डील को यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी पार्टी से काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसको इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, पर लेकिन उसको रेटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास कराना होता ना वो नहीं करा पाए। पर फिर भी प्रेसिडेंट है तो हाथ में पावर तो थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर इन्होंने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर वो सैंक्शन हटा दिए। तो इन्होंने क्या काम किया, डील वैसे तो पास करा नहीं पाए पार्लियामेंट से, पर लेकिन जो सैंक्शन थे वो सैंक्शन इन्होंने यहां से हटा दिए, एक तरीके से उनको शांत कर दिया। तो ये बात जो थी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पसंद नहीं आई और इन्होंने इसको पूरा इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया, जिसके चलते इनको काफी फायदा भी हुआ इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने बोला ये काफी हॉरेबल और वन साइडेड डील है और मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यहां पर इस डील को बोलने लगे कि ये बिल्कुल अखंड गुनहगार डील है और मैं इस डील का पार्ट नहीं बनूंगा। तो वो इससे तुरंत यहां पर बाहर निकल गए। तो जैसे यहां पर बाहर निकले, अब भाई साहब जो शादी में गए हुए थे यूरोपियन यूनियन और जो उसके अलाइव मेंबर शादी में नहीं गए थे, यानी फिर शादी में उनको लगा यार ये तो शादी मतलब टूट गई, ये तो मजा नहीं आया यार, हम तो मतलब शादी में गए थे। हालांकि आज के डेट में अलग है, वो आज के डेट में दुनिया खुश होती है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो यहाँ पर इसके चलते इनके द्वारा ये बोला गया यूएसए के द्वारा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डील जो है वो साइन की गई थी सबके साथ मिलकर और तुम अकेले बाहर कैसे निकल गए, मतलब जो दूसरी कंट्री बोल रही है यूएसए को, ठीक है, अकेले बाहर कैसे निकल गए। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में काम होता है अच्छे से कि हाँ बिल्कुल सही काम चल रहा है सारा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए यहाँ पर ईरान के ऊपर और अपने आप ही आनन फानन में बाहर निकल गया, तो जो दूसरी कंट्री थी वो भी गुस्सा हो गए, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब सामने वाला जो है वो सारे काम कर रहा है ईरान अच्छे से और तुम डील से बाहर निकल गए।
तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तो यूएसए ने क्या किया, फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के बैंक के ऊपर, सारे यानी कि ईरान के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वो रोक दिए। तो ईरान भाई साहब सदमे में आ गया। तो ईरान गया इन कंट्री के पास में, यार देखो तुमने डील साइन करवाई थी। उन्हें कहते हैं जब शादी टूटने लगते हैं तो बिचौलियों को बुलाते हैं, तो बिचौलियों के पास में गया कि बताओ यार अब क्या करना है। तो ये E3 कंट्री जो है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है, इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन किया गया वो सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार। इसको बोलते हैं यहां पर INSTEX, ठीक है। तो INSTEX सॉरी यार गला पकड़ने लगता है कई बार। तो यहां पर INSTEX है, यहां पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया कि ठीक है यार वो तुम्हारे बैंक पर अगर यहां पर एक तरीके से सैंक्शन लगा रहा है और बोल रहा है हमारा डॉलर आप लोगों को यूज नहीं करना है, और अगर कोई और भी यहां पर अगर कोशिश करेगा ईरान के साथ में रिलेशन बनाना, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा। तो ये इससे दादागिरी चलाता है, ऐसी जगह आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ताकतवर है तो कुछ भी करेगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो E3 कंट्री है उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन तो हर एक चीज का है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसको INSTEX याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इनके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और बिना इनका बैंकिंग सिस्टम को यूज किए हुए, यानी कि ना पैसा कहीं जाएगा ना बैंकिंग सिस्टम यूज होगा। तो फिर कैसे काम चलेगा समझ लेते हैं। जैसे ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनको अपना तेल या फिर जो भी सामान है उसके पास में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपनी जो है यहाँ पर जिनके पास में यहाँ पर ये सामान जाएगा, ये क्या करेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बैंक है, ठीक है, तो वहां पर उसमें इनका एक्सचेंज चलेगा, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर तेल गया तो तेल के पैसे तो देने इनको, तो तेल के पैसे न देकर ये क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पर ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी गुड्स वगैरह है, यानी कि पैसे में काम ही खत्म हो गया एक तरीके से। ये INSTEX जो है आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है कि एक तरीके से एक इंसान के पास में है आलू और दूसरे के पास में है टमाटर या फिर एक के पास में है छोले भी, ठीक है, तो तीनों मिल जाओ, आलू टमाटर छोले बना लो भाई साहब, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को, और खाओ मजे में। तो कहने का मतलब यह कि एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेना, करेंसी का यूज न करना, अपनी जो कमोडिटी है उसी को करेंसी बना देना कि मेरे पास में ये है तुम ये ले लो और मुझे वो दे दो। तो वो सिस्टम यहां पर इनके द्वारा यूज करने की कोशिश की गई। पर लेकिन यार ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पता चला आप लोगों के पास में आलू है, सामने वाले को तो टमाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको तो पराठे बनाने हैं उन आलू के, तो वो आप लोग के टमाटर का क्या करेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इससे चलते यहाँ पर ऐसे कुछ फंडा देखने को मिला। E3 की जो EU की जो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये फेल होता हुआ नजर आया और इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली तेहरान को। अब यहाँ पर इसको यार ये लगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ये सारे लपेट के बैठ गए मुझे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देखता रहा दूर से, और यहाँ पर पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडेन भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ईरान की खस्ताई हालत रही। अच्छा, ईरान की जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इनका नाम पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, देखता हूँ किस चीज को पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, ईरान बोला कि ठीक है तुम अगर ये हरकतें कर रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग अपनी बिजली तो बनाएंगे और इससे बम भी बनाएंगे, अब तुमको उखाड़ना है जो उखाड़ लेना, हम इस पे बम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने बम की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर फिर ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जितने सैंक्शन लगा दो इतने सैंक्शन लगा दो कि सामने वाला टूट जाए। तो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसलिए दुनिया भर के सैंक्शन जो थे वो यहां पर ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए ताकि ईरान को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके। ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई और यही सारी चीजें देखते हुए ईरान भी एक तरीके से अपने पर आगे होने के, सामने वाला अड़ जाए तो जब इंसान जब घूम जाता है सर कि यार इसने तो हद ही कर दी, बदतमीजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाला भी आकर अड़ जाता है कि अब देखता हूं तू क्या करेगा। तो ईरान भी अड़ गया, तो अड़ गया ईरान भी। तो तब से चल के फिर यहां पर जब फिर से जब ये अड़े रहे 4 साल तक, यानी कि 2016 से लेके 2020 तक यहां पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एंजॉय करके गए प्रेसिडेंट की कुर्सी, तो फिर यहां पर जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन जो है वो इस डील को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहते हैं, पर लेकिन इनका बिल्कुल ऐसा मुद्दा चल रहा है जैसे इसने कोई स्टार्टिंग में मिलता है कर स्टार्टिंग में मिलता है नहीं, कोई रिश्ता बनाना है किसी को एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ठीक है लड़का लड़की बात कर लें, तो दोनों खड़े हुए हैं लड़का लड़की आपस में, लड़की सोच रही है पहले लड़का कुछ बोलेगा और लड़का सोच रहा है पहले लड़की कुछ बोलेगी, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके ऊपर से पहले सैंक्शन हट जाए, तो ये पहले यहां पर इसको जो एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया तब इसको कम करे। यूएसए चाहता है पहले ये एनरिचमेंट करना कम कर दे तो फिर मैं इसके ऊपर से सैंक्शन हटाऊं। अरे भाई साहब दोनों मिलकर बैठ जाओ ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें, अरे दोनों मिलकर बोलो कि एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी राम कहानी मैंने इनकी बता दी, जो इनकी मियां बीवी की लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चलती रहती है जब तक यहाँ पर कोर्ट में ना पहुंच जाए सर फोड़कर, तब तक आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरकतें हैं। आगे बात करता हूं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यार हमारे ऊपर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अगर चीजें यहां पर सुधर जाती हैं तो सबसे बड़ा बात तो यह कि रीजनल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब क्या है
ईरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें बंदर अब्बास पोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर चाहबार पोर्ट, तो यहाँ पर ये पोर्ट जो है इंडिया अच्छे से यूज कर पाएगा और यूएसए के सैंक्शन से यहाँ पर बच पाएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और एरिया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इंडिया कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाई जाए इसके थ्रू, खासकर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में, और यूरोपियन से होता हुआ यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जाए, तो ये काफी स्टैंडर्ड रूट हो जाता है, तो आने जाने का व्यापार बढ़ेगा, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। चाहबार पोर्ट के थ्रू होता हुआ इंडिया अफगानिस्तान में भी एंट्री करता है रजनीकांत की तरीके से, पाकिस्तान को यहाँ पर ओवरलैप करके, तो ये भी अच्छा है तरीका कि ऑल्टरनेटिव रूट बन गया। तो ये तभी होता है जब यहाँ पर यूएसए सैंक्शन लगाए, क्यों? क्योंकि एक तो S-400 पर यूएसए सैंक्शन लगाता है, और दूसरा यहाँ पर यूएसए का सैंक्शन आप लोगों को इस पर भी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली काटसा, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर ईरान के साथ में हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं, तो यहां पर यूएसए की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई यूएसए का दोस्त किसी और के साथ में यहां पर व्यापार करता है, तो ये क्या करेगा, यूएसए अपने दोस्त के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में रहता है, तो कहता है नहीं हम दोनों ही दोस्त रहेंगे, तो किसी और के साथ में दोस्ती मत करना, तो हरकतें हैं। तो इससे इंडिया को दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अपना काफी लार्ज स्केल पर जैसे ऑयल वगैरह खरीदा करता था, वो ईरान से कम भी कर दिया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले, क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो सारी हर एक कोई ना कोई दिक्कत किसी न किसी चीज की देखने को मिलती है। तो अब यहां पर अगर इनके बीच में रिलेशन बढ़ते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ती है, तो सस्ता तेल मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हमारे देश में 85% हम लोग लगभग आज के डेट में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल गैस जो है वो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है? बताइए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करनी है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सबकी हो जाए, ये नहीं कि बस आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करके अपना कर रहे हैं बस काम, तो इस तरीके से, और कोई पूछे तो उसको पढ़ा भी सको। अब किसी को पढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग एरिया है जहां पर ये ईरान के जो यहाँ पर ना ये प्लांट चलते हैं, कहां से यूरेनियम निकाल के लेकर आते हैं, कहां पर ये लाकर इसको एनरिच करते हैं, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है। तो ये ईरान का एक मैप भी मैंने डाल दिया इसलिए, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो बेसिक चीजें हैं सारी, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, इसके बारे में सारे डिटेल में मैंने बता दिया आप लोग को काफी अच्छे से। तो इस एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल इंक्लूडेड थे। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बार बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है और आगे भी ये न्यूज में रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है डिक्लाइनिंग द रूपी, ए क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी। तो 2 शब्द यहाँ पर यूज किए गए कि ये क्राइसिस है या फिर अपॉर्चुनिटी है। यानी कि हमारा जो रूपी है वो यूएसए के डॉलर के कंपेयर में नीचे जा रहा है, ठीक है, हमारा जो रूपी है, पर लेकिन हम लोग इसको क्राइसिस भी बोल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी बोल रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि दोनों बातें कैसे पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर, जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, जैसे डॉलर है, अगर $1 है मार्केट में, $1 है, तो उसके बदले मान लीजिए आप लोगों को जो रूपी है, रूपी आप लोगों को यहाँ पर 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोगों को $1 है आप लोगों के पास में, तो उससे आप लोग 80 रुपये ले सकते हो इंडिया से $1 देकर। पर लेकिन सोचो यहाँ पर कि डॉलर की वैल्यू जो है, यहाँ पर $1 की वैल्यू जो है वो एक तरीके से रुपये के कंपेयर में कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि ऊपर को बढ़ गया। $1 में अब आप लोग 50 रुपये ही ले सकते हो। तो यहाँ पर अब 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि अगर हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो नीचे जाती है, 80 हो गई, 90 हो गई, फिर 100 हो गई, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी कंट्री में जो है दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं, बाहर से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं, और सामान जब भी हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं हम लोग डॉलर में पे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब डॉलर में पे करेंगे तो सामने वाली जो भी कंट्री होगी, मान लीजिए उसने बोला कि ये सामान जो है वो $5 का है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको $5 देंगे, और डॉलर के लिए हम लोग कितना देना पड़ेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 8, ठीक है, तो 8 पंजे 40, तो 400 रुपये हम लोग को उसको देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि $5 उसने तो बोल दिए, पर लेकिन हम लोग कितने देने पड़ गए, हम लोग को 400 रुपये देने पड़ गए। सोचो अगर यही जो $5 सेम रहता और ये डॉलर की वैल्यू जो है वो कितनी होती, 50 रुपये होती, तो कितने देने पड़ते हम लोग को, तो हम लोग को ओनली 250 रुपये देने पड़ते। यानी कि डॉलर तो 5 ही है, पहले भी डॉलर 5 है, अब भी डॉलर 5 है, पर लेकिन अगर हम लोग बाहर से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो पहले हम लोग को 400 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी हम लोग को 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर हमारी कंट्री जो ज़्यादा इंपोर्ट करती है, बाहर से हम लोग खरीद कर चीज़ें लेकर आते हैं, तो हम लोगों की जो रुपये की वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, तभी हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल पाएगी। पर लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हम लोगों की जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा होगा। क्यों?
क्योंकि कोई भी बाहर से एक्सपोर्ट करने हमारी कंट्री से कुछ खरीदेगा तो उसको सस्ता मिलेगा। जैसे कि पहले कुछ अगर खरीद रहा था कोई हमारे देश में से, तो उसको क्या करना पड़ रहा था, उसको पहले अगर मान लीजिए हमारा जो रुपया नीचे गिर गया, ठीक है, तो पहले उसको क्या करता, $5 लेकर हमारे देश में कोई आया तो $5 में हमारे देश में से वो ₹250 का सामान खरीदता था। पर लेकिन अब क्या है, उसको उन्हीं $5 में ₹400 का सामान मिल जाएगा। आप लोग किसी देश में घूमने जा रहे हैं और वहाँ की करेंसी जो है वो काफ़ी डाउन है, मान लीजिए आप लोग जापान में जाते हैं तो जापान में आप लोग अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं करेंसी के पैटर्न में अगर बात करें। पर लेकिन अगर आप लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड के अंदर में तो आप लोगों को दुनिया भर का महंगा पड़ जाएगा। तो एक करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से सस्ता कर सकते हैं और कहाँ पर आप लोग महंगा खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो करेंसी डिसाइड करती है। तो इसके बेस पर आप लोगों को ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह कि अगर मार्केट में डॉलर की वैल्यू आप लोगों को ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी तो इसका मतलब है कि मार्केट में डॉलर की कमी हो गई है। आप लोगों को जिस चीज़ की कमी होगी, पूरी मार्केट में एक रेडी है, उसी के ऊपर एप्पल रखे हुए हैं। एप्पल के भाव आप लोगों को 200-250 देखने को मिलेंगे। हर एक डेयरी पर अगर एप्पल रखे हुए हैं तो आप लोगों को 80-90-100 के करीब भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि किसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है जिसका मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहती है, किसकी वैल्यू घटती है जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर बनते हैं, तो ये इसीलिए बोला गया कि ये क्राइसिस भी है। क्राइसिस किस लिए है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अपॉर्चुनिटी भी है, किस लिए, अगर हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना इसको आगे लेकर चल सकते हैं। इसी की वजह से सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और ये क्यों हमारी चीज़ें ऐसी रहती है मैक्सिमम टाइम, देखो जब जब हम लोग अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे ना, हम लोग मान लीजिए ऑयल खरीदना हम लोगों ने बंद कर दिया, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। कल को चलकर हम लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की एनर्जी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। जैसे सोलर पैनल पर हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। डीजल पेट्रोल बाहर से लेना, जो क्रूड ऑयल लाते हैं वो खरीदना बंद कर दिया। तो अच्छी बात यार ये हो जाएगी, हमारे देश में किसी की गुलामीगिरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो एक क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऐसे डिसाइड होती है। एक शब्द यूज किया था डेप्रिशिएशन। तो जब आप लोगों का रुपये का डेप्रिशिएशन हो रहा है, यानी कि रुपये की वैल्यू आप लोगों की कम हो रही है, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा, अब आप लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर लेकिन एप्रिशिएशन हो रहा है तो इसका मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि अब आप लोग जो है, आप लोगों को एक्सपोर्ट जो है महंगा पड़ेगा। अगर कोई एक्सपोर्ट आप लोगों से लेने आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का इंपोर्ट जो है वो सस्ता पड़ेगा। आप लोगों का रुपये अप्रिशिएट हो गया। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग जाकर सर्च कर लेना, रुपये वर्सेस डॉलर की वैल्यू। बहुत ही डिटेल में उम्दा तरीके से, लगभग मुझे लगा शायद 20-22 मिनट की वीडियो है। आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। आप लोग भी उस सब का फायदा उठाइए। कभी भी डाउट हो उस वीडियो को रेफर कर लेना। एक एक पॉइंट इतने डिटेल में कवर कर रखा है ना कि आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर सर्च करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना, आज के डिस्कशन का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी करंट और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और आज की डेट में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। मैं बेस्ट कुछ लोकेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आर्टिकल काफ़ी शानदार तरीके से कवर किया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, द हिंदू के अंदर भी, और डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा तो काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर कई सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। तो अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CHOGM। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो इसकी अभी मीटिंग हुई। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 2 साल के बाद यहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी। तो इसमें अभी 2 नए मेंबर भी जुड़े, और इसी के चलते इनके द्वारा फोकस किया गया कि आज की डेट में जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो हम लोग को इस तरीके से तैयार करनी है ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना, उसके लिए भी हम लोग कुछ करके जा सकें। यानी कि लिविंग लैंड्स ये यहाँ पर चार्टर इनके द्वारा लेकर आया गया है। तो इसका मतलब ये है कि लैंड को, यानी कि जो ज़मीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग अपनी धरती माँ बोलते हैं, उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ हम लोग छोड़कर जा सकें। सबसे पहले लोकेशन पर लेकर चलता हूं जहां पर ये पर्टिकुलर मीटिंग देखने को मिली। तो ये था रवांडा। रवांडा के अंदर यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर एक रीजन देखने को मिलेगा, जो कि इसकी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कगाली, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिखाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पर उसके साथ में भी कनेक्ट कर पाएंगे। पड़ोस में ये लोकेशन आप लोगों को दिख रही होगी, इसका नाम है कैगाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा, खासकर अगर बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो यहाँ पर देखने को मिलती है, उसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया, जिसको कैगाली अमेंडमेंट बोलते हैं। और उस टाइम पर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसका कंजप्शन कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया गया था 2016 में। उस टाइम पर भी यहाँ पर ये न्यूज़ में थी।
ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 2 और इंटरनेशनल इवेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 169 टारगेट में डिसाइड किया गया कि हाँ किस तरीके से 17 जो पार्ट, इसके 169 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें जो 13वां है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, 14वां जो बात करता है लाइफ बिलो वाटर, और 15वां बात करते हैं यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड। तो ये जो आर्टिकल है ये 15वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, क्योंकि ये लाइफ ऑन लैंड के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है वो है यहाँ पर लिविंग लैंड चार्टर। तो यहाँ पर लिविंग लैंड मतलब एक तरीके से जो जमीन है वो जिंदा है, और उसके चार्टर की बात की जा रही है। चार्टर का मतलब होता है बेसिकली संविधान, तो उसका संविधान यानी कि लिविंग लैंड को हम लोग को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हैं वो मिलकर इस बात के ऊपर एग्री हो गए हैं। अब यहाँ पर बार बार एक शब्द यूज किया जा रहा है वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब वैसे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि कॉमन यानी कि एक तरीके से जिसपे सबका हक हो, और वेल्थ माने धन, पर लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब नहीं निकलेगा। इसका जो मतलब निकलेगा वो ऐसे देश जो कभी अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उनके सबके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये बोला गया कि यार चलो गुलामी तो हट गई, पर फिर भी क्यों ना हमारा एक रिलेशन जो है हम लोग उसको आगे लेकर चलें। मतलब जैसे हमारे देश पर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। हमारे देश में अब तक कुछ दिनों पहले तक आप लोगों को याद होगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हम लोग क्या करते थे, 2 सीट का रिजर्वेशन देते थे। कहां पर? लोकसभा के अंदर में। वो जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाता था यहाँ पर, वो इसलिए दिया जाता था क्योंकि 200 साल तक जब अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारी कंट्री के थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में शादी की और उनके भी बच्चे यहाँ पर हुए। यानी कि कई सारे लड़कों ने अंग्रेजों की लड़कियों के साथ शादी की, कई सारी लड़कियों ने अंग्रेजों के लड़कों के साथ में शादी की। अब उनसे जो बच्चा पैदा हुआ यहाँ पर या फिर उनके साथ में जो रिलेशन रहा वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहलाई। और उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी संविधान के अंदर भी आप लोगों को उनकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। आर्टिकल 366 के अंदर में डिफाइन करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। इसी के साथ में आर्टिकल 331 जो है हमारे संविधान के अंदर में ये बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर लोकसभा के अंदर में नॉमिनेट कर सकता है। इसी सेम तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 333 यहाँ पर बात करता है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर जो है यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अगर उनको ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है तो स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर यहाँ पर उसको नॉमिनेट कर सकता है। तो ये प्रोविजन हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। पर लेकिन अगर बात करें अभी रिसेंटली क्या किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमारे देश की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये लगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये रिसेंटली हमारी कंट्री में 126वां संविधान में संशोधन किया गया, 126वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। और उसके बेस पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली ये एक बिल लेकर आए जिसके चलते एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हम लोगों ने रिजर्वेशन देना बंद कर दिया। तो जो 126वां संविधान में संशोधन ये अमेंडमेंट बिल था, और आप लोगों को पता है जो बिल होता है वो हमेशा एक तरीके से बड़ा होता है और जब एक्ट बनता है उसका वो छोटा होता है, क्योंकि कई सारे बिल जो हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इसका अगर आप लोगों से पूछे कौन से संविधान का संशोधन था तो 104वां संविधान में संशोधन करके यहाँ पर ये 104वां 2019 में हम लोगों ने क्या किया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो 2 सीट का रिजर्वेशन हुआ करता था वो यहाँ पर खत्म कर दिया। हालांकि बोला जाए तो दोनों के अंदर खत्म किया, स्टेट के अंदर भी और यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो वो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करते थे, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे काफी लंबे समय तक और उनके हमारे साथ में रिलेशन हो गए, वो तो अलग रिलेशन है। पर लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं आज की डेट में जो अच्छे रिलेशन रखते हैं यहाँ पर। इवन जैसे कनाडा की बात कर ले आप लोग, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, वहां पर जो नॉर्मल उनका हेड होता है यानी कि जो एक तरीके से जिसको वो हेड मानते हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट, हालांकि सारे डिसीजन अपने आप लेते हैं पर लेकिन फिर भी एक नामचारे का जो हेड होता है वो यहाँ पर उनकी क्वीन होती है ब्रिटेन की। पर लेकिन हम लोगों ने बोला यार 200 साल तक तुमने भतेरा राज किया हमारे ऊपर, अब भाई साहब हमला 200 साल तक अपना हम लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे, हम तो अपना इंडिपेंडेंट संविधान बनाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हमारे साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखें तो कॉमनवेल्थ जैसा कोई एक डब्बा बनाओ जिसमें आराम से जाकर आप लोग उसको बजाओ और फिर बैठ के हम लोग बातें कर सकें। यानी कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि हम अब आज़ाद रहेंगे, हम किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेंगे।
तो मैक्सिमम जो भी देश हैं वो आप लोग को देखने को मिलेंगे कॉमनवेल्थ नेशन आप लोग देखने को मिलेंगे जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो अब तक तो यहाँ पर इसको कॉमनवेल्थ बोलते थे, पर अभी यहाँ से कॉमनवेल्थ को देखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप लोग बोलोगे अभी ऐसा कैसे क्या हो गया कि कॉमनवेल्थ को देखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी दो ऐसे देश हैं जो कि अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। एक का नाम है गबन, GABON, और दूसरे का नाम है टोगो। तो ये दो ऐसे देश हैं जो कि कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे और ये कॉमनवेल्थ के अभी यहां पर पार्ट बन गए हैं। तो उसके चलते यहां पर अभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि अब तक तो चीजें ये थी कि ये दो देश थे जो कॉमनवेल्थ का एक तरीके से कभी गुलाम नहीं रहे, एक तरीके से कॉमनवेल्थ का पार्ट बन गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, अभी हम लोगों ने दो कंट्री के बारे में बात की, पर एक और कंट्री ऐसी है जो रिसेंटली अभी यहां पर कॉमनवेल्थ का पार्ट बनी, वो है मालदीव। आप लोग बोलेंगे तो सुना सुना लग रहा है, तो पहले भी पार्ट थी। जी हाँ, पहले पार्ट थी, पर लेकिन इसके द्वारा छोड़ दिया गया था यहाँ पर इसको कॉमनवेल्थ को, पर लेकिन फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया। मतलब क्या था? मतलब ये था कि एक प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनको लगा यहाँ पर कि इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए, तो ये बाहर निकल गए। अब फिर जब वो हार गए, कोई दूसरे प्रेसिडेंट वहां पर बने, फिर लगा कि बन जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर बन गए। तो जो अभी यहाँ पर जो ये दो कंट्री यहाँ पर टोगो और जो गमन यहाँ पर ये जुड़े हैं अभी यहाँ पर, तो ये 55वें और 56वें नेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मालदीव था वो 54वां यहाँ पर आप लोगों को मेंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा था कॉमनवेल्थ का, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अभी फिलहाल के टाइम पर जो आज के दिन में आप लोगों से कोई पूछे इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके 56 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि 56 मेंबर यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हो चुके हैं। और इसमें से अब कुछ मेंबर ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं। कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये टोगो कहां पर पड़ता है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यहां पर देखने को मिलेगी। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, गल्फ ऑफ गुनिया इसके नीचे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहां पर देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है, एक साइड में आप लोग घाना, एक साइड में बेनिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ऊपर हो गया यहाँ पर बुर्किना फासो, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंट्री है उसके बारे में अगर आप लोगों से कल को कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं बेस्ट लोकेशन उसकी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में, अगर आप लोग ऐसे यहाँ पर ये एक आप लोग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर खींचोगे तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट साइड, ये हो गया ईस्ट साइड, ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। इसी तरीके से जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में कुछ आप लोग ऐसे लाइन खींचोगे तो कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर अपनी कंट्री के कंपेयर में भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के वेस्ट में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा देश आप लोगों को गबन देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी हम लोगों ने ये देखा बेसिकली टोगो, इसके नीचे जब आप लोग आएंगे तो यहां पर आप लोगों को गबन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा नेशन हो गया जो कि रिसेंटली अभी नया ताजा जो है ये इसका मेंबर बना है। तो अब आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यार मेंबर बनने के लिए ऐसा है क्या 10th करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग मेंबर बनोगे? 10th 12th नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा एक पैटर्न में काम करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, तभी जाकर आप लोग यहाँ पर इसके मेंबर बन सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की कंट्री के अंदर में एक अच्छी खासी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप लोग यहाँ पर होने चाहिए, यानी कि डिक्टेटरशिप अगर आप लोगों के अंदर में है तो आप लोग इसका मेंबर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 1 डेमोक्रेसी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों के कंट्री में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी की कुछ पावर होनी चाहिए एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं बस वही अपनी दादागिरी चला रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये। तीसरा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, वेल ट्रेल्ड पब्लिक सर्वेंट होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस देश का सिविल सर्वेंट जो है वो करप्शन फ्री होगा, वो देश जो है हमेशा प्रोग्रेस करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। चौथा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनता के ऊपर ध्यान दिया जाए, ह्यूमन राइट के बारे में बात करें, इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, यानी कि जो मीडिया वगैरह है उनको कुछ आज़ादी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल साउथ कोरिया की तरह, सॉरी नॉर्थ कोरिया की तरह वहां पर काम चल रहा है कि कोई कुछ बोल दे तो उसको उठाकर जेल में डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहले में डेमोक्रेसी बोला गया, दूसरे में जुडिशरी इंडिपेंडेंट, तीसरे में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और चौथे में इंडिपेंडेंट मीडिया और ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है। अगर ये 4 क्राइटेरिया आप लोग फॉलो कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप लोगों का स्वागत है, आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में जब काफी लंबे समय से यहाँ पर क्या थे, हम लोग जो थे इसके गुलाम थे यहाँ पर बेसिकली ब्रिटेन के।
तो ब्रिटेन ने ये बोला कि आज़ाद तो यार कर देंगे, पर लेकिन तुमको ना हमारी एक तरीके से ये बात माननी पड़ेगी कि आप लोग हमेशा हमारी कंट्री के कंट्रोल में तो नहीं, पर लेकिन हमारी कंट्री के नाम पर आप लोग अपना देश चलाओगे, कि हमारी महारानी जो है वो तुम्हारी महारानी होगी। हम लोगों ने बोला देख भाई ऐसा ना चलने वाला है, तुम्हारी महारानी जो है वो तुमको मुबारक, हम जो है अपने महाराजा खुद सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग अपनी कंट्री के अपने प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो उसी के पैटर्न पर यहाँ पर ये कुछ बातें इसके बारे में जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों को पता चलेगी यहाँ पर जब आप लोग देखोगे, ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, तो ये है बेसिकली लिविंग लैंड्स चार्टर। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये कैगाली रवांडा के अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिला, जो यहाँ पर ये हुआ। जो 54 मेंबर है, मैंने बताया अभी नए नए 2 ऐड हुए हैं अभी लेटेस्ट, तो उनको इसलिए याद आप लोगों को रखना है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी कहीं भी आप लोग पुराना डेटा देखोगे वहां पर 54 लिखे मिलेंगे, पर लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो आप लोग 56 मेंबर इसके अभी रिसेंटली हो चुके हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें रिसेंटली, यहां पर सबसे बड़ा फोकस ये है कि यार क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी या सस्टेनेबल लैंड को कैसे मैनेज करना है, उसके चलते इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है, ताकि जो भी लैंड डिग्रेड हो चुकी है, यानी कि वो जमीन जो कि बंजर हो चुकी है, उसको फिर से कैसे रिकवर करना है, क्योंकि जनता तो बढ़ती जा रही है और जमीन उतनी की उतनी है। तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों के लिए कब जमीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर काम करना आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है मिलकर काम करेंगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तभी जाकर सॉल्यूशन निकलेगा, वरना डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आप लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठोगे। ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कॉमनवेल्थ बात की जा रही है, कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन ऑन लिविंग लैंड्स, ठीक है। तो ये यहां पर कॉल बोला गया इसको, बेसिकली कॉल टू एक्शन ऑन लिविंग लैंड। तो यहां पर ये लिविंग चार्टर है किसका, कॉमनवेल्थ का, जो कि डिग्रेडेड जमीन को फिर से रिकवर करने की बात की जा रही है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जाती हैं। अगर कोई नया काम धंधा आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि एक तरीके से आप लोगों के पास में कुछ बेसिक एक बेसिक मनी होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास में कोई बेसिक ढांचा होना चाहिए जिसके बेस पर आप लोग यहाँ पर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास में 3 ऐसे ढांचे हैं जिसके ऊपर यहाँ पर ये काम चलता है, जिनको लेकर साथ में मिलाकर हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग को नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर ये काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम होता है, उसके बाद में आप लोगों को स्टेट देखने को मिलेगा और फिर आप लोगों को यहाँ पर सेंटर देखने को मिलेगा। तो यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब काम करें। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यहाँ पर, जो कि इस मुद्दे पर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि कैसे मरुस्थलीकरण को रोकना है, बंजर जमीन को ठीक करना है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यहाँ पर तीसरा। तो ये 3 ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिनके साथ में मिलकर हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर जो भी डिग्रेडेड लैंड हो रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये फोकस देने वाला मुद्दा है। जब भी कोई मीटिंग में आप लोग जाते हैं तो वहां पर कुछ थीम होती है कि यार इस थीम के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो जब भी कोई ऐसी मीटिंग होती है वहां पर भी थीम है। तो यहाँ पर भी ऐसी इसकी भी थीम है यहाँ पर, जो कि रवांडा के अंदर ये मीटिंग हुई है। इसे बोला गया डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, यानी कि कॉमन फ्यूचर डिलीवर हम लोग को करना है, कनेक्ट करना है, इनोवेट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि CIT ये थीम है यहाँ पर, कि अगर कोई दिक्कत हुई तो कैसे मिलकर आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन फ्री में तो निकलता नहीं है, हवा में तो पैसे आते नहीं है। उन्हें कहते हैं, कई बार सुना होगा माँ बाप से पैसे मांगते हैं कि पैसे का पेड़ पर उगते हैं तो यहाँ पर ये पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, पर लेकिन हाँ पैसा देना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो मलेरिया या फिर जो ट्रॉपिकल डिजीज है जिससे काफी सारे लोगों की जान जा रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर मीटिंग अभी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसमें नेशन मिले, तो ये थीम है यहाँ पर इसकी, ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग कई सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसको जानकर आप लोग यहाँ पर सरप्राइज भी होंगे। वो क्या है, जो कॉमनवेल्थ नेशन है यहाँ पर ये जैसे मैंने बताया, जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो कॉलोनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो लगभग इसके अंदर 53 जो देश थे वो यहाँ पर ऐसे देश थे जो कि अब तक मेंबर थे, मतलब जो कि ब्रिटिश एम्पायर के कभी पार्ट रह चुके हैं या फिर उसकी कॉलोनी रह चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, 2 ऐसे देश ऑलरेडी इसमें थे, एक है मोजाम्बिक और दूसरा है रवांडा। ये 2 मेंबर ऐसे थे जो कि कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे ही नहीं। तो मोजाम्बिक और रवांडा अभी यहाँ पर इससे पहले जो देश जुड़े थे यहाँ पर, ये कभी यहाँ पर ब्रिटेन की कॉलोनी रही नहीं, तो ये जुड़ गए। तो अगर स्टेटमेंट देकर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि कॉमनवेल्थ के अंदर सारे के सारे वो देश हैं जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी है,
तो अभी मैंने दो तो नहीं बता दिया आप लोगों को जो जुड़े हैं, तो उनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अभी ऑलरेडी 2 मेंबर यहाँ पर ऐसे थे जो कभी यहाँ पर इसका पार्ट रहे ही नहीं है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। वो कौन से हैं? वो है मोजाम्बिक और रवांडा। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा एक और यहाँ पर बनता है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर अगर बात करें, आप लोग देखते हैं 53 मेंबर, तो इसका मतलब है कि कोई मेंबर यहाँ पर छोड़कर भी गया। जी हाँ, 2003 के अंदर में यहाँ पर एक मेंबर छोड़ के गया जिसका नाम है आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर 52 मेंबर हो गए। अभी यहाँ पर 53 मेंबर बेसिकली जो कॉलोनी थे, ठीक है। अभी टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कितने मेंबर हो गए? अभी 56 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इनको सबको मिला दे। 56 में से अभी 4 मेंबर आप लोगों को ऐसे नजर आ जा रहे हैं जो कि यहाँ पर कभी भी जो है इसका पार्ट नहीं रहे, ठीक है। तो ये यानी कि ब्रिटेन की कॉलोनी कभी नहीं रहे, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो सेटअप किया गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। नॉर्मल अगर हमारे देश का किसी और देश में जैसे कि एम्बेसी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एम्बेसडर बोलते हैं। पर लेकिन ये देश एक दूसरे को फॉरेन कंट्री मानती ही नहीं है, ये ऐसे बोलते हैं कि भाईचारा है भाई साहब, घर के आदमी हम तो हम लोग इसके लिए कोई स्पेशल शब्द यूज कर लेंगे। तो एम्बेसडर न बोलकर हम लोग हाई कमिश्नर यूज कर लेंगे। तो कॉमनवेल्थ नेशन के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो हाई कमिश्नर यूज किया जाता है, पर लेकिन दूसरे देशों के लिए सबके लिए हम लोग एम्बेसडर यूज करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हम लोग कॉमनवेल्थ यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर रह चुके हैं, हमारी कल्चर एक जैसी है, मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं। और एक सिंबॉलिक हेड होते हैं यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। यहाँ पर अगर बात करें तो ये सिंबल की पोजीशन है, बस ऐसे कि नाम चारे के लिए है। ठीक है यार, हाँ मुझे भी मान लो, सके बेइज्जती करोगे, 200 साल तक हम तुम्हारे राजा रहे हैं, हमने तुम्हारे ऊपर रूल किया है, तो थोड़ी तो इज्जत दो भाई साहब। आज के में जो इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग परेशान रहते हैं वो हमारी देन है, तो थोड़ी तो इज्जत करो हमारी, कम से कम इंग्लिश में ही कर लो, हिंदी में ना करते हो। तो ये बात है आप लोग यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। कॉमनवेल्थ नेशन ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं कि भाई साहब रीस्टोर करना है, जमीन को प्रोटेक्ट करने हैं, वो सही है, अपनी जगह लगे हुए हैं। पर लेकिन ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर एक तरीके से लड़ाई छेड़ रखी है। 2021 में लड़ाई छेड़ी गई, 2030 तक ये चलेगी इनके हिसाब से, जिसमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, उसको फिर से रीस्टोर करना है। तो यूएन का एक डेकेड यानी कि 10 सालों का ये एक्शन प्लान आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल जो गोल है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। मिलकर काम करेंगे और रिवाइव करेंगे पूरी दुनिया को जो हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसी है, पहले हम लोगों ने अपनी हेल्थ को बर्बाद कर लिया उल्टी सीधी चीजों में, और फिर हम लोग अपनी हेल्थ को सुधार रहे हैं। अब यहाँ पर उसके ऊपर लग करो, नहीं है, पहले पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ बर्बाद कर दी, अब हेल्थ कमा रहे हैं पैसे को बर्बाद कर करके। तो वो चीजें नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसके साथ में भी आप लोग बात कर सकते हैं, ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को बोलते हैं। ये भी कल्चर और कनेक्टिविटी के बारे में बात करती है, एजुकेशन के बारे में बात करती है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, पर लेकिन सारे मेंबर ऐसे नहीं है कि यूनेस्को के मेंबर सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। जैसे कुक आइलैंड हो गया, न्यू, और इसी के साथ में पैलेस्तीन, ये यहाँ पर आप लोगों को यूनेस्को का पार्ट देखने को मिलेंगे। इसका मोटो जो है वो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ द मैन एंड द वुमेन, यानी कि जो इंसान धरती पर रहते हैं, इंसान उसके एक तरीके से शांति लेकर आनी है। जैसे अभी कई बार आप लोगों को देश के अंदर में हिंदू और मुस्लिम या फिर दूसरी कम्युनिटी के नाम पर हम लोग लड़ते हुए पाए जाते हैं, तो ये बात करते हैं कि इंसानों की तरीके से हम लोग को रहना है, तभी हम लोग शांति कर पाएंगे। फ्रांस पेरिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और मेंबर कंट्री जो है वो है 195। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यहाँ पर ये कि बनाया गया था 1945 में, और इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर यूनेस्को प्रस्तुत करता है, और जेंडर जो जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स है वो भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है यार बड़ी ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बनते हैं, फिर आप लोग बोलते हो यार ये तो देखा ही नहीं, पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, आ कहाँ से गया। तो यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अब मैं ये देखूंगा कितना टकटकी लगाकर आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा तो आप लोगों की टकटकी का। बोला गया है कि दिस वाज सेटअप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949। यहाँ पर जो ब्रिटेन है वो क्लोज रिलेशन चाहता था उन कंट्रीज के जो इसकी कॉलोनी रहे हैं, यानी कि जो उसके एक तरीके से अंदर कभी उसने रूल किया है, ठीक है। इसका एम है प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट और वो सारी चीजें, शांति, जो मैंने अभी बताया, 4 आप लोगों को बताए थे। तीसरा बोला गया है दोज कंट्री आर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी इज एलिजिबल फॉर द कॉमनवेल्थ मेंबर, यानी कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी ही यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्मर मेंबर बनने के लिए। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। आप लोगों का क्या राय है यहाँ पर, अगर सही आंसर पूछ जाए तो ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स भी आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है।
तो अभी मैंने डिटेल में बताया कि अभी यहाँ पर कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि इसका पार्ट नहीं थे और वो भी इसका मेंबर बन चुके हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। आपको पता नहीं है ये कब बनाया गया, आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर इसके अंदर ये चाहिए, बस ये पता है कि यहाँ पर इंडिया, ये इसको आप लोगों को पता है इंडिया मेंबर है और कोई भी कंट्री यहाँ पर इसका मेंबर बन सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन की कॉलोनी मेंबर बनेगा। अगर इतना भी आप लोग जानते हैं तो तीसरा गलत हो गया, और तीसरे का गलत होते ही आंसर आप लोग का ए हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड अगर लगाने का मौका मिले तो इस तरीके से आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एक और यहाँ पर कन्वेंशन है जो कि कंप्लीट करा देता हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस लोगों को आप लोगों को बात की जा रही है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन यानी कि जहां पर मरुस्थलीकरण है, यहाँ पर बंजर जमीन हो चुकी है, उसको टैकल करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि लिंक करता है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कैसी भी जमीन हो, एयर्ड, सेमी एयर्ड, इसी के साथ में ड्राई या फिर कैसी भी, यहाँ पर उसके ऊपर काम करता है एड्रेस करने के लिए। 2018 से लेकर 30 तक का इनका टारगेट है कुछ, और वो टारगेट क्या है कि रिस्टोर करना है यहाँ पर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको एक अच्छी लैंड बनाना है, इंप्रूव करना है लाइवलीहुड्स मोर देन 1.3 बिलियन लोगों के लिए, रिड्यूस करना है इंपैक्ट ऑफ ड्रोथ यानी कि सूखे का, और वनरेबल जो पॉपुलेशन है उस एरिया में रहती है उनको बचाना है। तो ये यहाँ पर इसका काम है। अब आप लोगों ने ध्यान से सुना इसके बारे में। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, देखता हूं कौन सही आंसर देता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बात की जा रही है UNCCD के बारे में। बोला गया है कि स्टेब्लिश किया गया था 1994 में। ठीक है, तो यानी कि 1994 में यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये कानूनी रूप से एकमात्र ऐसा जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बाध्य है, यानी कि बाध्यकारी है, हर एक इंसान को मानना पड़ेगा। कन्वेंशन एड्रेस करता है यहाँ पर ये सारी चीजें, जो भी जमीन जिस तरीके मैंने बताई है, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करता है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से यूनेस्को के बारे में भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन सकते हैं। बोला जा रहा है इसका मोटो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ द मैन एंड द वुमेन। दूसरा बोला गया जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तीसरा बोला गया ऑल मेंबर स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल यूनेस्को के जो बेसिकली मेंबर बनने के लिए। ठीक है, यूएन के, यानी कि ऑल मेंबर जो है स्टेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द यूनेस्को, यानी कि सारे मेंबर हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये लास्ट वाली स्टेटमेंट में स्पेशल फोकस दिया था, खासकर पैलेस्तीन जरूर याद रखेगा, जिसको लेकर यूएसए और इजराइल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने यूनेस्को को छोड़ दिया था। और ये सारी हरकतें किसके द्वारा की गई थी? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा की गई थी, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जेरूसलम जो है वो यहाँ पर पार्ट है एक तरीके से, नहीं कि एक तरीके से इजराइल का, और उसी को सपोर्ट कर रहे थे, और पैलेस्तीन को फुल मेंबरशिप दे दी थी यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा 2011 में। तो उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर ये इसका पार्ट बने, तो उसके चलते भी दिक्कत देखने को आप लोगों को मिल रही थी। जो 195 मेंबर यहाँ पर बोले जाते हैं वो नॉर्मली इंक्लूडिंग यूएसए और इजराइल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनकी आज की डेट में कोई आप लोगों से पूछ बैठे इसके मेंबर कितने हैं, तो आज की डेट में 193 मेंबर आप लोगों को बोलना है। ठीक है, क्योंकि अभी बताया मैंने यूएसए और इजराइल जो है उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा आथू हम तो बाहर निकलते हैं, तुम तो यार इजराइल को सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, -2 कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को ये 193 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके द्वारा रिपोर्ट जो मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताई है। तो कोई भी टॉपिक जो है यार इस तरीके से तैयार करो कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में देखने को नहीं मिले। अब एक ही टॉपिक के अंदर आप लोग ये देखो कितने सारे टॉपिक कवर हो गए, ऑर्गेनाइजेशन कितनी सारी कवर हो गई, क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप लोग कवर हो गए, लोकेशन मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर कवर हो गए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना होता है। ठीक है, तो बताना कैसा लगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, और फीडबैक अगर कुछ देना हो तो भी आप लोग बता सकते हो। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए बन सकता है एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है लचित बोरफुकन। ठीक है, तो यहाँ पर इनको बात की जा रही है कि इंक्लूड करना चाहिए चैप्टर सिलेबस के अंदर में। तो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर अभी बात पहुंच रही है कि एक तरीके से लेटर लिखा गया कि जल्दी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है चैप्टर। तो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत, जो जिनका नाम है यहाँ पर हेमंत बिस्वा सरेन। ठीक है, तो राइट किया एक लेटर, जिसके चलते यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को चीज देखने को मिल सकती है। और आप लोगों को याद होगा जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे देश के, उस टाइम पर यहाँ पर बोला गया था कि 400 बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी यहाँ पर। अहोम जो जनरल है जिनका नाम है लचित बोरफुकन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका बारे में याद रखिएगा, क्योंकि जब 400वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं इनके बारे में।
बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कौन थे यहाँ पर, तो ये अहोम जो किंगडम था यहाँ पर एक तरीके से उसके कमांडर थे। एक लड़ाई है जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करती है 1971 में, जिसको बैटल ऑफ ये सारा घाट बोलते हैं, ठीक, साराई घाट आप लोग बोल सकते हैं इसको, जिसके द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा जो मुगल साम्राज्य था उसको काउंटर करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर ये कमांडर थे राम सिंह फर्स्ट, ठीक है। तो एक तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स अंडर द जो कमांडर जो यहाँ पर ऑफ द राम सिंह फर्स्ट। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जब मुगल साम्राज्य जो यहाँ पर मुगल साम्राज्य के जो राम सिंह थे वो यहाँ पर थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ये अपनी तरफ से अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे। मुगल साम्राज्य पूरे देश में अपना साम्राज्य एक तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहता था, तो उस टाइम पर इनके द्वारा इस लड़ाई को जो है आगे आकर लड़ा गया, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है, खासकर अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अहोम किंगडम आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि जो बैटल ऑफ यहाँ पर ये सराय घाट है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर गुवाहाटी आसाम के अंदर वहां पर लड़ी गई। नेशनल डिफेंस जो एक तरीके से एकेडमी यानी कि जो एनडीए, ठीक है, तो 1999 से यहाँ पर वो क्या करती है आप लोगों को पता है, ये एक अवार्ड भी देती है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, इनके नाम पर है एक गोल्ड मेडल। ये यहाँ पर जो पासिंग जो आउट जो कैडर रहते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में अगर चैप्टर आएगा तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, तो उसी के चलते कई बार बातें देखने को मिलती है। बैटल ऑफ जो सराय घाट है यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा के रिवर पर यहाँ पर 1671 में यहाँ पर लड़ी गई। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर जो ये बैटल थी काफी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर इनके द्वारा काफी जद्दोजहद से इस लड़ाई को लड़ा गया। सबसे खतरनाक चीज है कि मुगल सेना को हरा दिया, तो अगर आप लोग जीतते हैं ना तो एक तरीके से एक अलग ही शान निकल कर आती है। तो ये बात यहां पर निकल कर आई कि एक तरीके से जो विक्ट्री इनके द्वारा की गई तो वो एक काफी खतरनाक विक्ट्री यहां पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यहां पर इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया और इनके बारे में हम लोग आज की डेट में पढ़ रहे हैं। ये जो लड़ाई थी ये 1671 में थी, ठीक है, पर लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। एक बैटल है यहाँ पर बैटल ऑफ अलाबोई, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बन जाए इसलिए मैं कि एक और बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर भी कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती, कई सारे सोल्जर की यहाँ पर डेथ हुई थी। तो ये दो लड़ाई हैं जो आसाम से रिलेटेड अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कल को अगर क्वेश्चन बन जाता है तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक आर्टिकल था यहाँ पर जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो नेवी की जो वुमेन कमांडर हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि वुमेन जो है वो आगे निकल कर आ रही है, और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोला गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो मैरीटाइम मिशन, जिसका नाम यहाँ पर नारी शक्ति आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नेवल फोर्स में जो नारियां हैं जो खासकर वुमेन है वो आगे निकल कर आ रही है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ अभी आ रही है। तो एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट यहाँ पर की जा रही है कि ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम जो आप लोग यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा पूरा प्रोसीजर यहाँ पर ये, तो ये अरेबियन सी में अभी ऑन बोर्ड जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाए डोनियर जो यहाँ पर 228 है, तो ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो नारी की शक्ति यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप भी अगर जिंदगी में कभी लड़कियों को बोल रहा हूँ खासकर अगर डिफेंस में जाने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, ठीक है। अगर बात करें 26/11 कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिलती है। आप लोग सोचो कि कब हुआ था ये, बेसिकली हमारे देश में जो अटैक हुआ था, अभी हम लोग 2020 में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने साल हो गए अब तक भी यहाँ पर लोगों को एकोमोडेशन नहीं वगैरह मिला है जो भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, कई बार ऐसे इशू निकल कर आते हैं जिसके चलते लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो बात कर दी जाती है ये करेंगे वो करेंगे, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो ठाकरे फिक्शन था जो टूट कर गया था, तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है, तो थोड़ा सा होल्ड पर डाल दिया गया अभी, तो आगे डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। तो ये काफ़ी बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि चल रहा है। और एक आज की डेट में ही अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों के सामने जो एक क्विज दिया गया है, ये आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिएगा जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। आज भी 2 आंसर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये क्विज वगैरह भी डेली आप लोगों के शेयर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको जरूर देखिए जिससे कि आप लोग से जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका आंसर वगैरह आप लोग दे सको। और यहाँ पर कल जो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश में शेयर किया गया था इंडिया उज्बेकिस्तान के रिलेशन थे, जिसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। हर घर तिरंगा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। देश के अंदर हर घर तिरंगा होना चाहिए, ये जरूरी भी है अपनी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर अभी बात क्या की जा रही है, यहाँ पर जब से आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा है तब से एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं ला पा रहे हैं, फिर भी वही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल भी हालांकि आया है यहाँ पर कि वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर।
तो आज ही के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब से यहाँ पर 370 हटा है तब से यहाँ पर सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। बात की जा रही थी कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो अब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए गए। तो यहाँ पर पूरा पैटर्न जो चल रहा है उसकी वजह से लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो रूल किया जा रहा है वो इलेक्टेड लोगों के लिए द्वारा रूल नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते बार बार ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर कम से कम जब से आर्टिकल 370 या फिर आर्टिकल 35A को चेंज किया गया था, तो जनता के हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी, उसके बेस पर इलेक्शन होने चाहिए थे। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि जनता जो है अभी यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है इसको लेकर, पर लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। तो इसके चलते बार बार ये चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर जरूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर शानदार तरीके से दिए गए थे, वो मैंने आप लोगों को बताया दिया यहाँ पर। और आज जो है, आज के जो 5 शब्द हैं नए जो आप लोग को ऐड करने हैं अपने वोकैबुलरी के अंदर, ये हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए, और आप लोग की वोकैबुलरी वगैरह जो है वो अच्छी रहेंगी। तो एंटोनिम सिनोनिम्स कहीं पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हैं। एनेक्स्चर का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, कई बार स्टार्टिंग में कि एनेक्स्चर देख लेना। ठीक है, तो एक तरीके सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट भी आप लोग इसको कई बार बोल देते हैं। लेवरेज का मतलब होता है लाभ, किसी चीज़ के ऊपर लाभ लेना। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी कुछ चीजें हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, यूनानिमसली होता है, एक मत से सबने उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं, इसको यूनानिमसली आप लोग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात होती है तो हाँ पर उसको बोलते हैं हाँ सबने सपोर्ट कर दिया। ओके, बिडिंग यानी कि बोली लगाना, जैसे कि अभी 5G स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जा रही थी। ठीक है, तो ये बिडिंग हो जाता है एक तरीके से। पर्टिकुलर ऑक्शन भी इसको बोलते हैं। लैंग्वेजिंग का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, कोई प्रोग्रेस ना, बस ऐसे ही जिंदगी में पड़े हुए हैं, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये लैंग्वेजिंग बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं सुस्त पड़े रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे यार वो सेव नहीं हो पाया, मैंने आप लोगों के लिए वो स्पेशल वो लगाया था। चलिए कोई नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सॉरी ये सेव कैसे नहीं हुआ पीपीटी में, कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो, यहाँ पर सेव नहीं हो पाई। चलिए कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो आज का कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो। और जो वीडियो मैंने बोली थी वो मंथली जून की, आज वो है बेसिकली पब्लिक नहीं हुई है, तो मैं फिर से उसको अपलोड कर दूंगा पुराने वाले को। ठीक है, क्योंकि मैंने वेट कर लिया, वो अभी पब्लिक नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं आज दिन में उसको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आप मतलब पब्लिक कर रहा हूँ बोला, उसको अपलोड कर दूंगा लगभग 11 बजे के करीब। तो ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे बोले से जून वाली पब्लिक कर दे, वो जून वाली अपलोड कर देना, क्योंकि यार वो प्राइवेट कर रखी है और उसको पब्लिक नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग है ना फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, रिकॉल जरूर करना। ठीक है।